बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला हमें इस मुक़द्दस माह में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हाज़रीन, आज की ये वीडियो मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से है। आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े आइनी बहरान से गुजर रहा है, तो मैंने मुनासिब समझा कि इस पर आपसे बात कर ली जाए। सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है, जिसको आप न्यूट्रल कहते हैं ना। यानी आज की वीडियो का मतलब ना तो किसी सियासी जमात को सपोर्ट करना है, ना किसी सियासी जमात की मुखालफत करना है। हमारा अलमिया ही यही है कि हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। उन्हें अपने लीडर में सिर्फ अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, मुखालिफ लीडर में सिर्फ खामियाँ नज़र आती हैं। हालांकि इंसान तो खूबियों और खामियों का मुरक्का है, इन चीज़ों से पाक तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। मगर बदकिस्मती से हम अपने लीडर को आइडियलाइज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये अर्ज़ कर दूं, मैं किसी सियासी जमात का वर्कर नहीं हूं, ना ही ये वीडियो किसी सियासी जमात के वाले से है। हाँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, कानून पढ़ाता भी हूँ और थोड़ा बहुत कानून समझता भी हूँ। तो मैं आज जो बात करूँगा आइनी हवाले से होगी और मुल्की मफाद के हवाले से होगी। ठीक है जी। मैं किसी सियासी पार्टी की अपोजिशन, निगेशन या सपोर्ट में ये वीडियो नहीं बना रहा। तो सबसे पहले तो आपको ये अर्ज़ कर दूँ, इसी वाले से आप जानते हैं मुल्क अजीज़ में तीन बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप और तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त हुकूमत में भी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इनमें से कौन सी पार्टी बहुत अच्छी है। देखिए, खूबियाँ खामियाँ सबके साथ हैं। अगर पीपल्स पार्टी की बात करें, कुछ बातें अच्छी रही उनके दौर में। उनके दौर में सरकारी मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिलता है, तनख्वाहें बढ़ती हैं, महंगाई पर बड़ी हद तक कंट्रोल रहता है। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उनके दौर में बहुत से प्रोजेक्ट्स बने, पाकिस्तान एटमी ताकत भी बना, ये मोटर्स वे और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहरहाल तरक्की हुई। जितनी होनी चाहिए थी वो उतनी लेकिन हुई। तहरीक इंसाफ की बात हवाले से बात करें तो मैं ज़ाती तौर पे मुझे इमरान खान साहब की कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो उर्दू में बात करते हैं, कौमी लिबास को फ़रोग देते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, बग़ैर पर्ची के बोल लेते हैं। तो ये तो हो गई खूबियाँ। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर मैं इमरान खान की खूबी बयान करूँ तो इसका मतलब है कि मैं नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग के मुखालिफ हूँ, या अगर मैं PMLN की हमायत करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इमरान के खिलाफ बात करूँ। मैंने साहब को पहले अर्ज़ किया, हम मुल्की मफाद के बारे से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे इस्तदा करूँगा कि हमें किसी एक का शख्सी गुलाम नहीं बनना। याद रखिए, शख्सी गुलामी, शख्सी बुत परस्ती जैसी है। और याद रखिए कि बुत परस्ती तो हर हाल में काबिल मज़म्मत है। हम अपने लीडर को जब बहुत अच्छा समझते हैं, मुखालिफ को बहुत बुरा समझते हैं, तो फिर हम बैलेंस्ड ओपिनियन नहीं बना पाते। तो चलते हैं, दोबारा अर्ज़ कर दूं, ये मैं एक बड़ा न्यूट्रल होकर ये वीडियो बना रहा हूँ सियासी बहरान के हवाले से। इमरान खान साहब जब इलेक्शन जीते थे, आए थे, तो उन्होंने वोट किस तरह से लिए? उन्होंने एक नारा लगाया था तब्दीली का, नए पाकिस्तान का। और ये हकीकत है कि बहुत सालों से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बारियां ले रहे थे, एक दफ़ा वो एक दफ़ा वो, और ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा था। मुल्क हकीकी तरक्की की तरफ बहरहाल नहीं बढ़ा। देखिए, चंद पुल बना देना, चंद सड़कें बना देना, ये तरक्की नहीं होती। मुझे इत्तफाक हुआ है पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से मुल्क घूमने का। अगर आपने तरक्की का मफहूम समझना है तो ये आपको तब पता चलता है जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जब आप सिस्टम देखते हैं, उनके रूल्स देखते हैं, आपको पता चलता है कि सिस्टम बना हुआ है। और फिर आपको एहसास होता है कि बदकिस्मती से वो सिस्टम पाकिस्तान में डेवलप नहीं हो सका। इमरान खान को वोट इसलिए मिले थे कि वो एक सिस्टम को डेवलप करेंगे, लेकिन उन्होंने मायूस किया। ये भी हकीकत है। तकरीर बहुत अच्छी कर लेते हैं, बात बहुत अच्छी कर लेते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बरादरी में नुमाइंदगी बहुत अच्छी की, और किसी हद तक खारजा महाज पे उन्होंने कामयाबियां भी हासिल की। लेकिन पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है।
आधी से ज़्यादा आबादी 3 टाइम पेट भरकर खाना नहीं खाती। हमारा सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। इमरान खान साहब कहा करते थे इक़्तिदार में आने से पहले कि मैं बहुत काम करूंगा, गरीबों पर तवज्जो दूंगा, लेकिन हकीकत है कि सबसे ज़्यादा नुकसान भी गरीब का। उनके दौर इक़्तिदार में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी, डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो एक आम इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल में आया। अब ये कहा जा सकता है, पीटीआई के सपोर्टर्स को यूँ भी कह सकते हैं कि जनाब कोरोना हुआ और पूरी दुनिया अफेक्ट हुई तो पाकिस्तान भी अफेक्ट हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है, कोरोना से महंगाई बढ़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो हम सारा ब्लेम सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट या इमरान खान को नहीं दे सकते, मगर ये भी हकीकत है कि दुनिया में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ी। अच्छा चले जी, मान लिया बढ़ी, लेकिन अफसोस होता है जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आखिरी खिताब में भी यही कहा था कि महंगाई पाकिस्तान में सिर्फ 8% बढ़ी है। कम से कम एडमिट तो करें ना महंगाई बढ़ी, वो तो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं 8% बढ़ी है। 8% का मतलब क्या होगा कि जो चीज़ पहले 100 रुपए की मिलती थी इमरान खान साहब के बकौल, अब वो 108 की मिल रही है। हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। हकीकत आप जानते हैं, वो घी जो 100 रुपए किलो था वो 500 रुपए किलो तक चला गया। 100 का 500 नहीं, 500 गुना, 500 टाइम महंगाई बढ़ी। अगर आप घी की बात करें, आप आटे की बात करें, बहुत 3 गुना रेट बढ़ा। आप ऑयल की बात करें, 60 से 160 गया। यानी ठीक है, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होंगे, कोरोना भी होगा, लेकिन ये कहना तो सरासर ज्यादती है महंगाई सिर्फ 8% बढ़ी। ऐसी बात नहीं थी। और एक गरीब आदमी जिसने इमरान खान को वोट दिया था तब्दीली के नाम पर, अब वो जो मर्जी कहे मैंने ये कामयाबी हासिल की, वो कामयाबी हासिल की, लेकिन जो बुनियादी चीज थी वो महंगाई था जिस पे वो कंट्रोल नहीं कर सके। अपोजिशन तो ज़ाहिर है मुखालफत करेगी, अपोजिशन मुखालफत करती रही, हुकूमत कामयाबी के दावे करती रही, लेकिन ये हकीकत है कि महंगाई इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब अगर अपोजिशन सामने आई है, अपोजिशन ने कुछ कामयाबी हासिल की है, तो मैं ये समझता हूँ इसमें अपोजिशन की इतनी अहलियत नहीं थी कि इमरान खान को दीवार से लगा सकती, इमरान खान को शिकस्त दे सकती। इसमें सबसे बड़ा दखल मैं समझता हूँ महंगाई का रहा, एक बात। दूसरी बात, इमरान खान के अपने मुशीर। ये हमारा अलमिया रहा है कि जब भी कोई हुकूमत में आता है तो चंद मखसूस लोग होते हैं जो हुक्मरान को घेर लेते हैं, वही हुक्मरान का आंखें बन जाती हैं, वही हुक्मरान के कान बन जाते हैं। हुक्मरान कोई भी हो, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, हुक्मरान अंधा भी हो जाता है, गुंगा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है। हुक्मरान सिर्फ वो देखता है, सिर्फ वो सुनता है जो उसके मुशीर उसको दिखाते हैं, जो उसके मुशीर उसको सुनाते हैं। तो इमरान खान को शायद ये इल्म ही नहीं कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। वो तो कहते हैं सिर्फ 8% बढ़ी है, हकीकत हाल ऐसा ही नहीं थी। ठीक है जी, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। एक दोस्तों में ये बहस भी बहुत ज़्यादा होती है, जी हम क्या कर सकते हैं। एक आम फहम है कि जी हुकूमतें तो बाहर से बनती हैं, मैं नाम लेके कहूँ, हुकूमतें तो अमेरिका बनाता है, अमेरिका जिसको चाहता है ले आता है, जिसको चाहता है सदर बनाता है, जिसको चाहता है वज़ीर आज़म बनाता है। इवन कहा जाता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी अमेरिका की मर्जी से लगता है। शायद किसी हद तक की बात दुरुस्त भी हो, लेकिन क्या आवाम का कोई किरदार नहीं है? मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं वोट तो मैं और आप ही देते हैं ना। अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनी, हुकूमत मुस्लिम लीग की बनी, हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनी, तो वो हमारे ही वोटों से बनी, वो हमारे ही वोटों से बनी। क्या ये मुमकिन है कि अवाम एक पार्टी को पसंद ना करे और अमेरिका या कोई और ताकत ज़बरदस्ती हम पर मुसल्लत कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी बात नहीं कि अवाम की कोई हैसियत नहीं है, अवाम ही है जो राय आमा बनाते हैं, अवाम ही हैं जो इन पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये अवाम का कोई दखल नहीं, ये मैं और आप ही हैं जो बुनियादी किरदार अदा करते हैं। तो ये एक तमहीद लंबी हो गई, अब आते हैं आईनी बहरान की तरफ, जो वीडियो का असल मकसद था। 3 अप्रैल 2022 एतवार का दिन है, यकम रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान की आईनी तारीख का एक अहम तरीन दिन। इस दिन होना क्या था? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद मूव की हुई थी और आज के दिन इस पर वोटिंग होनी थी। शवाहिद बता रहे थे और मीडिया, अब तो मीडिया आज़ाद है, कोई खबर छुपी नहीं रहती, तो ये बात साफ वाज़ेह हो गई थी कि अपोजिशन के पास नंबर ज़्यादा है।
जब इमरान खान की हुकूमत बनी उनके पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी, उन्होंने मुस्लिम लीग काफ और MQM को के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। दोनों इत्तेहादी पार्टियां, मुस्लिम लीग काफ भी और MQM भी अपोजिशन के ग्रुप में चली गई थी। तो वाज़ेह नज़र आ रहा था कि इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं रही। वो इमरान खान जो कहते थे मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं किसी के दबाव में नहीं होऊंगा, वो मुस्लिम लीग काफ के दबाव में है। मुस्लिम लीग काफ की सिर्फ 5 सीटें थी कौमी असम्बली में, उनमें से भी एक रुकन असम्बली बगावत कर गए तो बाकी रह गई 4। सिर्फ 4 सीटों के सामने इमरान खान को मजबूर होना पड़ा और पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही को उन्होंने वज़ीर आला के तौर पर नामजद किया। अपने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से रिज़ाइन करवा दिया, जिसको वो कहते थे जी उस्मान बुज़दार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जनाब बड़े बेहतरीन है, उनको विड्रा किया सिर्फ 4 सीटों के लिए मुस्लिम लीग काफ की। ये इमरान खान को मेरा ख्याल है शायद नहीं करना चाहिए था। इससे तासुर बहरहाल गया कि इमरान खान ब्लैकमेल हुए। वापस आते हैं जी 3 अप्रैल को। अच्छा जी, इस दौरान काफ लीग तो वापस आ गई, 4 लोग आ गए, लेकिन बाकी इत्तेहादी जमातें अपोजिशन की सजा मिली और अपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट थी कि तहरीक-ए-एतमाद हम कामयाब हो जाएंगे। अगर तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाती इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहते। मैं आपको तरतीब से लेकर चलता हूँ। 3 अप्रैल पे आ जाएं जी, रोज़ एतवार, आज से 3-4 दिन पहले 12:24 दोपहर 12:24 पर ये तकरीबन 12-12:15 बजे इजलास शुरू होता है। 12:24 पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। होना ये था तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी, लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं कराई। वज़ीर कानून ने एक करारदाद पेश की कि अपोजिशन गैर मुल्की फंडिंग पर अमेरिका के इशारे पर ये सब कर रही है। क्या किसी दूसरे मुल्क को इख्तियार दिया जा सकता है कि पाकिस्तान के बारे में फैसला करे? तो ये एक बात की गई वज़ीर कानून के तौर पर कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और स्पीकर के पास एक लिखी हुई पर्ची थी डिप्टी स्पीकर के पास, उन्होंने फ़ौरन ही वो रीड कर दी। यानी साफ नज़र आ रहा था, बात सुनी नहीं। एक हुकूमती वज़ीर कानून ने कहा कि ये करारदाद गलत है, इसके पीछे गैर मुल्की एजेंडा है, और जैसे उनकी बात ख़त्म हुई स्पीकर ने एक लिखी हुई पर्ची पढ़ दी और वोटिंग कराए बगैर करारदाद को मुस्तरद कर दिया। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद थी, तो डिप्टी स्पीकर सूरी साहब सदारत कर रहे थे। तो उन्होंने जब वो लिखी हुई चीट पढ़ी तो उस पर अपना नाम नहीं, स्पीकर का नाम ही पढ़ दिया एंड पर। यानी पता ही था कि उनको एक चीट दी गई थी, ये स्पीकर का मकाम नहीं होता कि लिखी हुई चीट पढ़े। उन्होंने एक करारदाद हुकूमत की तरफ से आती है कि जनाब ये तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट किया जाए। वो अपोजिशन की बात ही नहीं सुनते, अपोजिशन का मौक़िफ़ जाने बगैर, यानी एक पार्टी एलिगेशन लगा रही है, वो दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ जाने बगैर तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर देते हैं 12:24 पर। जैसे ही और साथ ही इजलास भी मुलतवी कर देते हैं गैर मुनम्मा मुद्दत के लिए, यानी कार्रवाई नहीं होती, उस पर वोटिंग नहीं होती, इजलास मुलतवी हो जाता है। उसके फ़ौरन बाद खबर आने लग जाती है कि थोड़ी देर तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम से खिताब करेंगे। 12:35 पर वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करते हैं। और बड़ा अजीब खिताब था कि जब सरबराह मुमलकत खिताब करते हैं तो पहले कौमी तराना होता है, अनाउंसमेंट होती है, तिलावत नात, और उसके बाद वज़ीर आज़म खिताब कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट वज़ीर आज़म आए। इवन के उन्होंने जो हमेशा बोला करते हैं इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, और इवन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं पढ़ी, डायरेक्ट तकरीर शुरू कर दी। और उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपोजिशन के एजेंडे को नाकाम बना दिया है, और साथ स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया, और साथ ही कहा कि उन्होंने सदर को सिफारिश कर दी है कौमी असम्बली तोड़ने की। यूँ खिताब कर रहे हैं 12:35 पर। इसके बाद 1:08 पर, यानी तकरीबन उसके आधे पौने घंटे बाद दोपहर 1:08 पर खबर आती है कि सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं। असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, लेकिन अपोजिशन कौमी असम्बली में मौजूद है। 2:02 पर अपोजिशन के अरकान इजलास को दोबारा शुरू कर लेते हैं। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि दोबारा इजलास कैसे शुरू हो सकता है। याद मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के आइन में भी ये चीज़ मौजूद है, और जो कौमी असम्बली के रूल्स में भी मौजूद है कि अगर कौमी असम्बली की सदारत इजलास की कौन करता है? स्पीकर।
स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर, अगर दोनों ना हो तो 6 रुकनी एक पैनल होता है, ठीक है जी, वो कौमी असम्बली के इजलास की सदारत कर सकता है। और ये पैनल नॉमिनेट कौन करते हैं? स्पीकर। तो स्पीकर ने जो 6 रुकनी पैनल, जो तहरीक इंसाफ के स्पीकर थे, उन्होंने 6 रुकनी पैनल बनाया था, उनमें साबिक स्पीकर अय्याज सादिक का नाम भी शामिल था। ये 6 रुकनी पैनल क्या होता है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूद ना हो तो वो इजलास को प्रिजाइड कर सकते हैं। लिहाजा उसी आइन की मैं आपको अगर उसका एग्जैक्ट रेफरेंस दूं तो ये कौमी असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस नंबर 13 के तहत एक बनाया जाता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन का, उनमें अय्याज सादिक शामिल थे। तो उनके होते हुए वोटिंग कराई गई अय्याज सादिक के, और उन्होंने बात क्लियर हो गई कि अपोजिशन की वाज़ेह अक्सरियत थी, वाज़ेह अक्सरियत से उन्होंने तहरीक बात को मंजूर किया। खैर वो एक अलग कहानी है, लोग मजाक कर रहे हैं कि अपोजिशन ने कैसे इजलास बना दिया, तो मैं सिर्फ अर्ज कर रहा था कि उसकी पॉलिटिकल हैसियत थी। अब एक आइनी बहरान पैदा हो गया है, आप सब जानते हैं, हर शख्स परेशान है। मैं सियासतदान नहीं हूँ, मेरा सियासत में इफेक्टिव किरदार नहीं, लेकिन पाकिस्तानी हूँ। जो फैसले होते हैं अवाम पर असरअंदाज होते हैं, उससे आप भी असरअंदाज हुए, मैं भी असरअंदाज हुआ। तो इस सारी सूरत हाल का अगर मैं अपने अल्फाज में थोड़ा सा जायज़ा पेश करूँ, इमरान खान साहब ने इसको अपनी इज़्ज़त-ए-ना का मसला बना लिया। अपोजिशन ने तो ज़ाहिर बनाया ही हुआ था इज़्ज़त-ए-ना का मसला। इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल किया, अदम एतमाद की करारदाद पे वोटिंग ही नहीं होने दी, क्योंकि इमरान खान समझते थे कि मैं वोटिंग हार जाऊँगा। मेरा ख्याल है ये ब्लेंडर हुआ इमरान खान से। अगर वो ऐसा न करते, इमरान खान इस करारदाद पर वोटिंग होने देते, तो ज़ाहिर इमरान खान तो हार गए थे। उससे क्या होता, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाती, और जिस तरह अपोजिशन कह रही थी शहबाज शरीफ बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म ओहदा संभाल लेते, लेकिन 1 साल के लिए, क्योंकि असम्बलियों की मुद्दत तो 5 साल होती है, 4 साल पौने 4 साल तो तकरीबन गुजर चुके हैं। तो इमरान खान को चाहिए था बाइज़्ज़त तरीके से एक साइड पर हो जाते, ठीक है जी, अपोजिशन वेलकम, आए, अक्सरियत थी। देखिए इस पे मोरलिटीज़ की बात बाद में आती है, बड़ी सिंपल सी बात है। हम एक आइनी मुल्क में रहते हैं जहाँ जमहूरियत है, वज़ीर आज़म हमेशा अक्सरियती नुमाइंदा होता है। वज़ीर आज़म कौन होता है? जो अक्सरियती नुमाइंदा है। अगर वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत ना रहे तो उसको हुकूमत छोड़नी पड़ती है, और ये हकीकत था कि 3 अप्रैल को जिस दिन वोटिंग होनी थी, इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं थी, और फ़र्क भी बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी ये तकरीबन 20-25 सीटों का फ़र्क आ गया था, 1-2 सीट्स का फ़र्क नहीं था। इमरान खान को चाहिए था वो खुश दिली से एक तरफ हो जाते, तहरीक अदम कामयाब हो जाती, अपोजिशन आ जाती। अब इसका इमरान खान को फ़ायदा क्या होता? अब आप जानते हैं अपोजिशन में 3 बड़ी पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, और मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम है। ये तीनों पार्टियाँ नज़रियाती मुखालिफ हैं। ये सिर्फ एक एजेंडे पर इकट्ठी हुई थी, इमरान खान की मुखालफत, इमरान खान को निकालने के लिए इकट्ठी हुई थी। अगर ये इमरान खान को निकालने में कामयाब हो जाती तो फिर ये पार्टीज इकट्ठी चल नहीं सकती थी, फिर होना यह था इनमें खुद फूट पड़ जानी थी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की इनकी आपस में फूट पड़ जानी थी। इसका फ़ायदा इमरान खान को होता। दूसरी बात, इमरान खान पे जो सबसे बड़ा एलिगेशन है जिसकी वजह से ये अदम मकबूल हुए अवाम में, वो ये महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब होता ये कि जब अपोजिशन आ जाती तो महंगाई तो उनसे भी कंट्रोल नहीं होनी थी, महंगाई तो और बढ़ती, तो फिर इमरान खान बेहतर फुटिंग पे आ जाते कि मेरे पे अपोजिशन का बड़ा इल्ज़ाम था कि मैंने महंगाई कंट्रोल नहीं की, अब कंट्रोल करके दिखा दे। अब होता ये महंगाई ने और ज़्यादा बढ़ना था, और जब 1 साल मुसलसल महंगाई बढ़ती तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन इमरान खान जीत सकते थे, और भारी अक्सरियत से। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, बहुत से मामलात में इमरान खान कामयाब रहे, लेकिन महंगाई एक ऐसा फैक्टर था जिसने आम आदमी का जीना दोबर किया हुआ था। आम आदमी मुश्किलात में था। इमरान खान की सारी कोताहियों को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन महंगाई ऐसी चीज नहीं थी जिसको 3 टाइम रोटी ना मिले उसने अचार डालना है आइन का, मुल्की सियासत का, सदर वज़ीर आज़म का। आम आदमी को तो रोटी से मतलब होता है, लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। इमरान खान तहरीक बात पे वोटिंग होने देते, अपोजिशन को आने देते,
1 साल अपोजिशन हुकूमत करती, महंगाई कंट्रोल ना होती, तो इमरान खान बहुत भारी अक्सरियत से, क्योंकि आपको पता है 4 साल तो होने वाले हैं, 5 साल बाद तो वैसे भी इलेक्शन होने थे, तो इमरान खान भारी अक्सरियत से आ जाते, लेकिन वो 1 साल इक़्तिदार से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है अगर इमरान खान आइन के साथ यूँ खिलवाड़ ना करते, अपनी मर्जी ना करते, आइन के मुताबिक चलने देते, जो असम्बली का इजलास था अदम एतमाद का, तो 1 साल इमरान खान हुकूमत से बाहर रहते और उसके बाद ज़्यादा मजबूत हो कराते। लेकिन शायद कोई कुर्सी की कशिश ऐसी होती है कि कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, एक और बात, हर हुक्मरान के ज़हन में एक बात होती है कि शायद मैं ही मुल्क चला रहा हूँ, अगर मैं नहीं हूँगा तो पता नहीं मुल्क चलेगा नहीं चलेगा, मेरे बगैर कौन चलाएगा। ऐसा नहीं होता, एक कुदरत का अपना निज़ाम होता है। मुझे शेर याद आया कि वो तुझसे पहले कि जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुझसे पहले कि जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो अब ये आईनी बहरान आ गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है जी। उसमें आपकी पीपल्स पार्टी भी गई है, मुस्लिम लीग नून भी गई है, पाकिस्तान बार कौंसिल भी उसमें शामिल हुई है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल हुई है, उन पार्टीज बनी है, और अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म को भी पार्टी बनाया है, सदर को भी पार्टी बनाया है सुप्रीम कोर्ट में। एक लार्जर बेंच समाअत कर रहा है उसकी। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करना है, आईनी बहरान तो है लेकिन कोई एंड तो होगा ना, तो इसका हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन इशू यही है कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग थी क्या वो ये रूलिंग देने के मजाज थे या नहीं थे। मेरी जो राय है, जो नाकिस राय, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, तो मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, डिप्टी स्पीकर मजाज नहीं थे। जब तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो वो फिर रूलिंग नहीं दे सकते, उनकी एक ही ड्यूटी रह जाती है तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए, लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं कराई, खुद ही रूलिंग दे दी। अब अगर इस रूलिंग को मान लिया जाए तो जरा सोचिए, पाकिस्तान में कभी भी सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, किसी के खिलाफ कभी भी तहरीक एतमाद नहीं आ सकेगी, क्योंकि देखिए अदम एतमाद की तहरीक आती है अपोजिशन की तरफ से, स्पीकर डिप्टी स्पीकर होता है हमेशा हुकूमत का, तो जिसके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आएगी वो उसको मनसूख कर देंगे कि जनाब मैं इस तरीके अदम एतमाद को रिजेक्ट करता हूँ, तो ये तो एक बहुत बड़ा आईनी बहरान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसा कोई इख्तियार नहीं था कि वो करारदाद को मुस्तरद करते, वो पाबंद थे वोटिंग कराने के। इसमें आइन प्रोवाइड करता है 7 दिन, जब तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो 7 दिनों के अंदर अंदर वोटिंग करानी होती है, लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं कराई, करारदाद को मुस्तरद कर दिया और इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही देखना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त थी या गलत थी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को दुरुस्त करार दे दिया जाता है तो फिर तो आपको पता है फिर इमरान खान कामयाब रहे और ऑलरेडी नए इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। बल्कि वज़ीर आज़म ने इमरान खान ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम भी दे दिया, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का। ये एक सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार देती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है, तो अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो फिर असम्बली की डिसॉल्वेशन भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, यानी फिर असम्बली भी रिस्टोर होगी और हम वहीं पर चले जाएंगे जहां हम 3 अप्रैल की सुबह थे, यानी असम्बली का सेशन होगा, तहरीक अदम एतमाद पर दोबारा वोटिंग होगी। या मैं आपको अर्ज कर दूं कुछ आइनी निकात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2012 में, बल्कि नाम भी ले दो, PID 2012 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 774। इसमें इकरार दिया गया है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी होगी वो अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। ये 2012 में भी है। उसके बाद एक और है जी, अगर आप देखें आर्टिकल 6 के वाले से ये भी कहा जा रहा है वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, ये गद्दारी है, लेकिन ये गद्दारी बहरहाल नहीं होगी क्योंकि सदर है, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आर्टिकल 6 में नहीं आते। गलत है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वज़ीर आज़म और स्पीकर के गैर आइनी अमल पर आर्टिकल 6 के तहत सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि
गैर आइनी अमल को गद्दारी तस्वर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 6 के आइन का गद्दारी, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, PID 2020 लाहौर, पेज नंबर 285। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं, रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 के तहत ये डिसाइड होना है कि क्या स्पीकर, क्योंकि स्पीकर तो नहीं था, डिप्टी स्पीकर था, अगर स्पीकर नहीं होगा उसकी जगह पे डिप्टी स्पीकर होगा, क्या वो रूलिंग दे सकता था या नहीं दे सकता था। तो मेरी दानिश में जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है, अगर आइन और कानून को देखा जाए तो डिप्टी स्पीकर को ऐसा कोई इख्तियार नहीं था, और यकीनन इमरान खान की गलती थी कि उन्होंने ऐसा किया। ये रूलिंग को ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर असम्बली भी बहाल होगी और दोबारा वोटिंग होगी अदम एतमाद। क्योंकि देखिए इमरान खान ने इनको शायद अपनी ज़ाती अना का मसला बना लिया, जब वो असम्बली में अक्सरियत में नहीं है, वो भी जानते हैं अक्सरियत में नहीं है, तो सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए कि ये नहीं होगा कुछ निकाला, मुल्क को कायनी बहरान में डाल दिया। और असल बात यह है, ये हकीकत है कि इमरान खान को लोग पसंद करते हैं, अब भी एक बड़ा तबका पसंद करता है इमरान खान को। इमरान खान को हराने वाली अपोजिशन नहीं है, इमरान खान को हराने वाली उनके अपने मुशीर हैं, उनके अपने वजीर हैं, और बढ़ती हुई महंगाई है। अगर इमरान खान महंगाई को कंट्रोल कर लेते, अगर इमरान खान अपनी आंखों से देख सकते, अपने कानों से सुन सकते, तो शायद उनको अंदाज़ा हो जाता कि मुल्क में कितनी महंगाई है, एक आम इंसान की ज़िंदगी कितनी अजीरन हो चुकी है। तो अब हम दुआ ही कर सकते हैं जी कि अगर जो भी सूरत हाल है, में ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल अथॉरिटी है, हमें कबूल करना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के हक में फैसला देती है तो हम नए इलेक्शन में जा रहे हैं, और फिर अब आवाम को चाहिए कि वो देख कर वोट। मैं ये चीज़ मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान की हुकूमतें बाहर से बनती है, किसी तक बात ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान काम का किरदार ही कोई नहीं है। हमें उन लोगों को वोट देना होगा जिसको हम सादा टर्म में लोटे कहते हैं। वो चंद खानदान है, चंद ब्लैकमेलर है बेटा, वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं वो कौन है। वो बारगेन करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हमें उन बारगेनर्स को वोट नहीं देने होंगे, ठीक है जी। अगर नए इलेक्शन होते हैं और अगर असम्बली रिस्टोर होती है, यानी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को ख़त्म करके असम्बली को बहाल किया जाता है, तो उस शक्ल में भी अपोजिशन जो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाती थी कि इमरान खान महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, तो वो आवाम के सामने आ जाएगा एक साल में क्या करते हैं, और साल बाद तो फिर हम इलेक्शन हो जाएंगे। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेहरबानी करके शख्सियत परस्त ना बने। फेसबुक पर बहुत से दोस्त ऐड हैं, इमरान खान के हामी कहते हैं इमरान खान फरिश्ता, बाकी सारे शैतान। नून लीग के हामी इमरान खान को बुरा और शैतान कहने से बाज नहीं आते। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल है अच्छाइयाँ बुराइयाँ इमरान खान में भी होंगी, अच्छाइयाँ बुराइयाँ नवाज शरीफ में होंगी, खूबियाँ खामियाँ जरदारी में भी होंगी। तो यूँ न कीजिए कि आप जिस पार्टी से उसकी पूजा ही शुरू कर दें, पूजा हिंदू करते हैं। और मैं समझता हूँ शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा बुरी चीज़ है। हमने मुल्की मफाद देखना है, हमने आइन के मुताबिक देखना होता है। किसी पार्टी की अंधी सपोर्ट, किसी पार्टी की अंधी तकलीद करना भी गलत है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, और यकीनन ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान है, इस पर अल्लाह ताला की रहमत है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की रहमत ना होती तो हमें ऐसे ऐसे बुरे हुक्मरान भी मिले, मुल्क कब का ख़त्म हो गया होता। लेकिन अगर ये मुल्क मौजूद है और आगे बढ़ रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि अल्लाह ताला की इस मुल्क पर रहमत है। अल्लाह ताला वो करे जो हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर हो। लेकिन ये जो बहरान है, अल्लाह करे, हम एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद जुमे तक इसका फैसला आ जाए, अल्लाह करे वो हो जो मुल्क को के लिए बेहतर। मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा साथ साथ कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।